वेलकम टू द चैनल एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं टॉप क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें रिवाइज हो जाएगी। सभी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स रिएक्शंस इसमें आप लोगों की होने वाली हैं कवर। तो हमने इनको चैप्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है, तो आप लोग हर एक चैप्टर की प्रॉब्लम्स इसमें से अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं। Write the name of the reaction structure and IUPAC name of the product formed when phenol reacts with the chloroform in the presence of NaOH followed by the hydrolysis। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब हम लोग फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करवाकर उसके बाद हम लोग उसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, देन इट गिव्स अस दी सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, दिस इज द रीमर टीमर रिएक्शन। और इसके आगे जो रिएक्शन दी गई है, हमें एक अल्कोक्साइड, यहाँ पर सोडियम अल्कोक्साइड दिया गया है, उसकी रिएक्शन हमें करवानी है अल्काइल हैलाइड के साथ, तो वो यहाँ से ज्वाइन होकर ईथर्स बना देंगे। सो दिस रिएक्शन इज द विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, फिर आगे हमें दिया गया है कि हमें यहाँ पर साइनाइड दिया गया है। साइनाइड की रिएक्शन हमें स्टेनियस क्लोराइड के साथ करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो दिस गिव्स अस दी, इससे हमें यहाँ से मिलते हैं एल्डिहाइड्स। तो ये रिएक्शन होती है स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, तो ये सभी रिएक्शन हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहली है रीमर टीमन रिएक्शन। तो इसका हमें सिर्फ आंसर बताना था कि नेम द रिएक्शन का नाम, स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या बनता है। तो यहाँ से बनेगा सैलिसैल्डिहाइड, दैट इज द 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। फिर आगे यहाँ से ईथर बनेगा। इस Na की जगह पर आप लोगों ने इस C2H5 को जोड़ देना है, तो वो यहाँ पर इसने ज्वाइन कर दिया, तो ये बनेगा इथर। इसका अगर आप लोगों ने नेम लिखना है तो इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी ओपन कर आप लोगों ने ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ तक 2 कार्बन, फिर ये 3 कार्बन चेन बना लेते हैं। इसके साथ एक ऊपर जुड़ा है कार्बन, फिर एक और कार्बन, उसके साथ एक CH3 जुड़ा है और साथ में ऑक्सीजन के साथ C2H5 है। तो ये चीज है हमारे पास। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग नाम लिखेंगे, इसका नाम आगे आ जाएगा, जैसे इथॉक्सी, बाद में 1, यहाँ से हम लोग शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो 2 पर जुड़ा है इथॉक्सी, 3 पर जुड़ा है मिथाइल पेंटेन, तो वही उसने यहाँ पर नाम बताया है 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये इसका नेम बन जाएगा। तो यहाँ से एक एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड बन जाएगा, CN की जगह पर CHO ग्रुप में चेंज हो जाएगा CN। सो दिस इज द प्रोपेनल और रिएक्शन होती है स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिएक्शन आप लोगों को एल्डिहाइड के टोन्स में आएगी, उसमें हम लोग इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, अभी तो आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज शोन बाय द 2 फिनाइल इथेनॉल विद लुकास रीजन। 2 फिनाइल इथेनॉल, ठीक है, सो इथेनॉल है, इथेनॉल यानी कि 2 कार्बन वाली अल्कोहल है, उसके सेकंड के जो कार्बन है उसके साथ जुड़ा है फिनाइल ग्रुप। तो 2 फिनाइल ग्रुप एक प्राइमरी अल्कोहल बन चुकी है, ये वाला प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है, जब हम लोग लुकास रीजेंट ऐड करते हैं तो रिएक्टिविटी लो होने के कारण वहां पर क्या होगा कि टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व्ड ओनली बाय द हीटिंग। अगर हम लोग हीट करेंगे तो ही टर्बिडिटी अपीयर होगी, अदरवाइज नो टर्बिडिटी। सो आंसर हमारा बी आ जाएगा, नो टर्बिडिटी फॉर्म्ड। ठीक है, तो आगे है कि एनीसोल अंडरगोज ब्रोमिनेशन, एनीसोल की ब्रोमिनेशन हो जाती है विद ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड इवन इन द एब्सेंस ऑफ द आयरन ब्रोमाइड कैटलिस्ट। मतलब क्या है, अब देखिए एनीसोल क्या है, दिस इज द एनीसोल। ठीक है, इसकी ब्रोमिनेशन करवानी है, यानी कि इसमें हमने Br जोड़ना है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। हम इसमें ऐड कर सकते हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड। अदरवाइज हमें जो अगर यहाँ पर क्लोरोबेंजीन वगैरह होता तो हमें यहाँ पर Br2 ऐड करने के लिए FeBr3 की जरूरत पड़ती, दैट इज द हैलोजन कैरियर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर यूज किए बिना ही इसमें ब्रोमीन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जोड़ सकते हैं। रीजन क्या है कि इसमें रिंग एक्टिवेट होती है ड्यू टू दी मिथॉक्सी ग्रुप, क्योंकि ये ऊपर जो मिथॉक्सी ग्रुप लगा है ये रिंग को काफी ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण विदाउट दी हेलोजन कैरियर ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है भी, तो आगे चलते हैं। The major product of acid catalyzed dehydration of the 1-methyl cyclohexanol. 1-methyl cyclohexanol
यानी कि 1 पर जुड़ा है मिथाइल और उसी पर जुड़ा है OH, इसकी डिहाइड्रेशन हमने करनी है तो उससे क्या बनेगा? तो उससे हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो यहाँ पर एक नंबर पर ही OH है, एक नंबर पर ही CH3 है, हमने उसकी डिहाइड्रेशन की है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है? OH और जो साथ वाले C एटम है यहाँ पर, इन दोनों में से एक में से हमें एक हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन इसमें से इसलिए नहीं रिमूव की गई क्योंकि उससे अगर हम लोग इससे हाइड्रोजन रिमूव करते तो यहाँ पर CH2 रहकर ये वाला हमें प्रोडक्ट मिलता, बट दिस इज दी लेस स्टेबल। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा माइनर प्रोडक्ट और ये हमारा बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट सेट्स रूल के अकॉर्डिंग बनता है कि मोर अल्काइलेटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। तो जितना अल्कीन अल्काइलेटेड होगा, अल्काइलेटेड यानी कि डबल बॉन्ड के आसपास जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है, उतना ही वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं डबल बॉन्ड के आसपास, यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल बना है। ठीक है, इसके बाद है कि व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ पर है C6H5 यानी कि बेंजीन CH2O C6H5 HBr। हम एक ईथर को ब्रेक कर रहे हैं विद HBr, तो क्या होगा? कुछ ऐसी इस ईथर की स्ट्रक्चर है। अब देखिए, जो बेंजीन के साथ O अटैच होता है, ये बॉन्ड ब्रेक करना काफी मुश्किल होता है, तो ये ग्रुप एज इट इज बाहर निकलेगा, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होकर हमें फिनोल मिल जाएगी। तो बाकी क्या बचा है? दिस इज बेंजीन CH2 यानी कि बेंजाइल ग्रुप, इसके साथ हैलोजन जुड़ जाएगा, बेंजाइल हलाइड मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन हमें यहाँ पर डी में मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो, अब इसके बाद है गिवन बिलो आर दी टू स्टेटमेंट्स। हमें असर्शन रीजन दिया गया है। असर्शन है कि एन ईथर इज मोर वोलेटाइल देन अल्कोहल ऑफ द कंपेरेबल मोलिकुलर मास। ईथर मोर वोलेटाइल होते हैं यानी कि ईथर के बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से लो होते हैं। सही है। ईथर्स आर दी ईथर्स आर दी पोलर इन नेचर। ईथर्स नेचर में पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं या फिर पोलर होते हैं, ये आप लोग सोचिए कि ईथर पोलर होते हैं या फिर नहीं। तो ईथर पोलर भी होते हैं और ईथर्स के जो बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं यानी कि दे आर मोर वोलेटाइल, ये दोनों स्टेटमेंट ही हमारी सही हैं। बट रीजन इज नॉट फॉर द असर्शन। रीजन असर्शन को एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर रहा, उसका कुछ अलग रीजन होगा बॉइलिंग पॉइंट का। तो ये हम बी ऑप्शन चूज करेंगे कि ए और आर दोनों ही ट्रू हैं, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर असर्शन का ही आंसर दिया होता कि इसका रीजन यही है, तो हम लोग ए ऑप्शन को चूज कर लेते। ठीक है भी। तो आगे है राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शन के लिए हमें इक्वेशन लिखनी है। सैलिसाइलिक एसिड इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। सैलिसाइलिक एसिड को हमने एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है उसके साथ रिएक्ट करवाना है। CH3CO ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं 2 CO CH3, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेटेड H2SO4। इससे आपकी एक काफी इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस बनेगा दैट इज द एस्पिरिन। तो एस्पिरिन इससे फॉर्म होती है। ठीक है, तो आगे अगली रिएक्शन है कि टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज रिएक्टेड विद सोडियम इथोक्साइड। तो इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड है, उसको जब हम लोग सोडियम जब इथोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसकी यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगी, सॉरी, तो वो यहाँ पर अल्कीन्स बना देगा। फिनोल इज रिएक्टेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। दिस इज द रीमर टिमर रिएक्शन, हमने अभी अभी एक्सप्लेन की थी। तो रीमर टिमर और कोल्बी रिएक्शन, ये 2-3 रिएक्शन ऐसी हैं जो कि मोस्टली पेपर में आती हैं। तो सबसे पहले एस्प्रिन कैसे बनती है? ये हो गया हमारा सैलिसाइलिक एसिड यानी कि बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर OH जुड़ा है यानी कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर है। इसमें हमने ऐड किया एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO 2 टाइम्स विद ऑक्सीजन। एक CH3CO ग्रुप यहाँ पर हाइड्रोजन की प्लेस पर अटैच हो जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज ही रहने वाला है। सो दिस इज द एस्प्रिन। इसको बोलते हैं अस्टाइल सैलिसाइलिक एसिड। एस्टाइल सैलिसाइलिक एसिड दैट इज द एस्प्रिन। ठीक है, सो एस्प्रिन एक मेडिसिन है जो कि नॉर्मली यूज की जाती है। इसके बाद है सेकंड के टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इथोक्साइड। दिस इज दी टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को ओपन कर बनाएं तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। 3rd डिग्री
ब्यूटाइल यानी कि टोटल 4 कार्बन होने चाहिए, क्लोराइड। तो यहाँ से हैलोजन जाएगा, किसी एक C में से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पर हमें अल्कीन मिल जाएगा और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगी। ठीक है, इसका हाइड्रोजन चला गया, तो ये अल्कीन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ओके, अभी फिर है फिनोल इज ट्रीटेड विद द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो इससे बनेगा हमारे पास सैलिसैल्डिहाइड। सो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यानी कि सैलिसैल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। दिस इज द रीमर-टिमर रिएक्शन। ठीक है, रीमर-टिमर को हम लोग एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि बहुत बार आ चुकी है, तो इतना अंडरस्टैंड कीजिए। साथ साथ में अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा है। बाकी आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। आगे है कि अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। फिनोल इज स्ट्रोंगर एसिड देन द अल्कोहल। फिनोल्स आर स्ट्रोंगर एसिड देन अल्कोहल बिकॉज जो फिनोक्साइड आयन बनता है दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, दिस इज द फिनोक्साइड आयन। बट अल्कोक्साइड आयन में ऐसा कुछ नहीं होता, दिस इज नॉट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द रेजोनेंस। ठीक है, सो ये रेजोनेंस के कारण मोर स्टेबल होता है फिनोक्साइड आयन। तो अगर ये आयन स्टेबल होगा तो H पॉजिटिव इजीली रिलीज होगा, सो देयरफॉर इट इज मोर एसिडिक। The boiling point of alcohols decreases with the increase in the branching. ब्रांचिंग करने के साथ बॉइलिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज हो जाता है? क्योंकि चेन का सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। सरफेस एरिया डिक्रीज होने के कारण वेंडरवाल फोर्सेस हमारी डिक्रीज हो जाती हैं, जिसके कारण के बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाते हैं। अगर स्ट्रेट चेन होगी तो मोर सरफेस एरिया होगा, अगर वो ब्रांच्ड बन गई तो चेन का साइज डिक्रीज होने के कारण सरफेस एरिया डिक्रीज होकर जो इंट्रैक्शन की फोर्सेज होती हैं वो यहाँ पर वीक हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। सो दिस इज द एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। तो इसका मैकेनिज्म आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया। अब देखिए, जो अल्कोहल, फिनोल एंड जो हमारा हेलोल्कीन, हेलोरीन है, इसमें से मैकेनिज्म आने के बहुत चांसेस हैं, तो इनके सभी मैकेनिज्म अच्छे से याद कर लेना। तो क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में अल्कोहल में एक हाइड्रोजन पॉजिटिव ऐड होगा, तो OH अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो यहाँ पर H अटैच हो गया, तो यहाँ पर ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगी। प्रोटोनेटेड अल्कोहल अपने में से एक H2O को लॉस कर कर अपना एक कार्बोकटायन बना लेगी। अब ये जो है आपका कार्बोकटायन, ये वाला स्टेप आपका मेन एक स्लो स्टेप है। अब ये कार्बोकटायन जो है ये आगे खुद ब खुद अपना एक H पॉजिटिव लॉस कर देगा और अपना यहाँ पर कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ से अल्कीन और एक H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर अल्कीन्स बनते हैं। क्लियर है अभी? चलो, तो ये मैकेनिज्म है। आप लोगों ने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इनको सोल्व करना है। बाकी मैंने अल्कोहल्स, फिनोल वाले चैप्टर के अंडर जो हमारी वन शॉट वीडियो है उसके अंडर मैंने सभी मैकेनिज्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है स्टेप वाइज, तो वहां से आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। यहाँ पर हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स को करना है, इसलिए मैं इनका आपको मेन मेन पॉइंट्स ही बताने वाला हूँ। ठीक है अभी? सो नाउ इसके बाद है कि राइट द प्रेपरेशन ऑफ द फिनोल फ्रॉम द क्यूमिन। हमें क्यूमिन से फिनोल को प्रिपेयर करना है। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या करना होगा? सो दिस इज द क्यूमिन। ये होता है क्यूमिन का फार्मूला, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो तो क्यूमिन में बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है CH और उसकी दोनों साइडों पर ही CH3 है। तो इसको हम पहले स्टेप में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जो कि एयर में से हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड सेकंड स्टेप में जो वहां पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था उसको ब्रेक करवाने के लिए उसकी हम यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, जो कि ब्रेकआउट होकर फिर हमें फिनोल बना देता है। तो ऐसे आप लोग क्यूमिन से फिनोल बना सकते हैं और साथ में हमें एसीटोन मिल जाता है, जो कि एक यूजफुल बाई प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है भाई, तो ये हो गई आपकी क्यूमिन टू फिनोल। सेकंड है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में हमें अरेंज करना है ऑर्थोक्रेसोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड फिनोल को। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना हो तो उसके साथ हम लोग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देते हैं। सो NO2 इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जिसका कि -I इफेक्ट है और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देता है, विदड्रॉ कर देता है, जिसके साथ इसका जो फिनोक्साइड आयन फॉर्म होगा वो और भी स्टेबलाइज हो जाएगा, जिसके कारण कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद आता है फिनोल, और अगर हम लोग इसके साथ जोड़ देते हैं CH3 या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। तो ये कौन सा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ ही
रिलीज करेगा, जिसके कारण फिनोक्साइड आयन जो फॉर्म होने वाला था उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है अभी, तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। तो ऐसे आप लोग फिनोल्स का एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर्स को भी अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा थर्ड है, गिव ए सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इथेनॉल एंड फिनोल। इथेनॉल एंड फिनोल एक अल्कोहल है और एक फिनोल है, इनकी डिस्टिंक्शन के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें यूज करना होगा कि वैसे तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि फिनोल गिव वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ द 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल विद ब्रोमीन वाटर बट इथेनॉल डज नॉट। अगर हम लोग ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं फिनोल में और इथेनॉल में, फिनोल में क्या होगा कि हमें वाइट प्रेसिपिटेट्स मिल जाएंगे। क्यों बनते हैं? क्योंकि फिनोल रिंग एक्वस फॉर्म में काफी ज्यादा एक्टिवेट होती है, तो एक्वस फॉर्म में अगर हम उसमें ब्रोमीन ऐड करते हैं तो वो दोनों ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन जोड़कर हमें एक वाइट प्रेसिपिटेट्स बना देगा। ठीक है भी, तो ये रिएक्शन आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद हमारी डी रिएक्शन है कि राइट द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। पीसीसी क्या है भी? पीसीसी इज द पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि अल्कोहलिक ग्रुप को चेंज कर कर यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज कर देता है, सीओ ग्रुप यहाँ पर फॉर्म कर देगा। तो बाकी सारी चेन एज इट इज ही रहने वाली है। तो ये जो CH2OH है, यहाँ से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर CHO हमारा ग्रुप बच जाएगा। ठीक है, तो प्लस हाइड्रोजन यहाँ से बाहर आएगी, उसकी भी ऑक्सीडेशन होकर उसका भी H2O फॉर्म हो सकता है। ठीक है, ये आपका बाय प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट आपने यही यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि क्या बनेगा, हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि अल्केलाइन KMnO4 वगैरह यूज कर लेते, तो ये डायरेक्ट ही यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ही फॉर्म हो जाता, तो बाकी सारी चेन एज इट इज ही रहती। ठीक है भी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनोल टू दी क्लोरोबेंजीन। अगर हमें फिनोल को कन्वर्ट करना हो टू दी क्लोरोबेंजीन तो हमें क्या करना होगा? तो फिनोल को पहले बनाएंगे बेंजीन, तो फिर बेंजीन से हम लोग बना लेंगे क्लोरोबेंजीन। तो पहले हमें फिनोल को चेंज करना होगा टू दी बेंजीन, उसके लिए हम लोग जिंक की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं। सिंपली आप लोग फिनोल को जिंक ऐड कर कर हीट करेंगे तो उसका ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा, ये जिंक के साथ अटैच होकर जिंक ऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर हमारी बन चुकी है बेंजीन। बेंजीन में अगर आप लोगों ने Cl को अटैच करना है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसकी करवानी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमें Cl2 के साथ एनहाइड्रस यहाँ पर आयरन क्लोराइड यूज करना होगा, बिकॉज इट इज ए हेलोजन कैरियर जो कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है Cl पॉजिटिव, और वो Cl पॉजिटिव बाद में यहाँ पर रिंग में अटैच हो जाएगा, तो हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाएगी। ठीक है भी, तो ये रिएक्शन आप लोगों ने याद रखनी है। सेकंड है कि सोडियम फिनोक्साइड टू दी ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सोडियम फिनोक्साइड, दिस इज, अगर हम लोग फिनोल में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें, Na ऐड करें, सोडियम भी अगर आप लोग ओनली ऐड कर लेंगे तो फिनोल से आपका बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। दिस इज दी सोडियम फिनोक्साइड। इसमें हमें ऐड करना है कार्बन डाइऑक्साइड एट द प्रेशर ऑफ 478 atm एंड हीट करेंगे 400 केल्विन तक। तो ये COO, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आपका CO2 ही होगा। COO यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर जाकर अटैच हो जाता है, साथ में Na आ जाता है, ये जो ऊपर वाला था। तो हमें ऑर्थो पोजीशन पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप अटैच हो चुका है। अब इसमें से हमें Na हटाकर यहाँ में इसमें हमने डिल्यूट एसिड ऐड कर दिया, तो यहाँ पर H अटैच हो जाएगा, तो हमें हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर मिल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और सैलिसाइलिक एसिड। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है भी कोल्बीस रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने रीमर टीमर रिएक्शन की है, सो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोल्बीस रिएक्शन। आगे सी पार्ट है कि एनिलीन को चेंज करना है टू दी फिनोल। एनिलीन से हमें फिनोल बनानी है, तो एनिलीन से हम सबसे पहले बनाएंगे डाइजोनियम साल्ट। उसके लिए हम लोग NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इसको आइस कोल्ड मिक्सचर यानी कि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में रखना होगा। तो एनिलीन का ये फार्मूला होता है। एनिलीन में आप लोगों ने NaNO2 HCl से HNO2 आता है, नाइट्रस एसिड, तो इससे बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या फिर सिंपली डाइजोनियम साल्ट। इस रिएक्शन के इतने पार्ट को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। ठीक है, डाइजोटाइजेशन।
तो बाद में क्या होगा, इसको हम लोग हीट करेंगे, वाटर की प्रेजेंस में वाटर ऐड कर कर इसको थोड़ा सा वार्म करना पड़ता है, तो डाइजोनियम साल्ट ब्रेकआउट होकर हमें फिनोल बना देता है विद रिलीज ऑफ द नाइट्रोजन एंड HCl। इसके आगे आगे राइट द रिएक्शन इन्वॉल्वड इन दी रिमर-टिमर रिएक्शन। तो रिमर-टिमर में क्या होता है, हम लोग फिनोल से शुरू करते हैं, फिनोल में ऐड की जाती है क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। तो क्या होता है, यहाँ पर भी Na अटैच हो जाएगा और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन में यहाँ से CCl2 ऐड हो जाता है। CCl2 इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो यहाँ पर CCl2 साथ में एक हाइड्रोजन अटैच हो गया जो यहाँ पर था, ठीक है, तो ये चीज बन गई। इसमें फिर से NaOH ऐड होगा, तो यहाँ पर Cl की जगह पर 2 OH आएंगे, वो बाद में अनस्टेबल होकर ब्रेक डाउन कर कर CHO बना देगा। याद रखना है तो सिर्फ CHO कर लें। हमारा मेन सब्सटेंस हो चुका है, हमें यहाँ पर Na पॉजिटिव की जगह पर H पॉजिटिव अटैच करना है, तो हम इसमें कोई भी डिल्यूट एसिड पाएंगे या फिर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, तो यहाँ पर H अटैच होकर हमें 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड यानी कि सैलिसैल्डिहाइड मिल जाएगा। इन शॉर्ट आप लोग इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं अगर आप लोगों ने एक ही स्टेप में करना है, कि सबसे पहला स्टेप है क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NaOH और सेकंड स्टेप में हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो हमें यहाँ से सैलिसैल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है भी, इतना क्लियर है? तो आगे चलते हैं। हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, फिनोल टू पिक्रिक एसिड बनाना है, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड क्या है कि दोनों ऑर्थो और एक जो हमारी पैरा पोजीशन है सभी पर NO2 अटैच हो जाए, प्रोपेनोन से 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल बनानी है, ठीक है। इसमें ग्रिग्नार्ड रीजन ऐड कर देंगे, फिनोल टू एनीसोल बनानी है, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस करवा लेंगे, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ओल बनानी है, यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करवाएंगे हाइड्रोबोरेशन, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ऐसे अगर आपको याद आ जाता है स्ट्रक्चर्स को सोचकर, तो आप लोग इनको इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहली रिएक्शन है फिनोल टू पिक्रिक एसिड। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, फिनोल में ऐड कर देना है कंसंट्रेटेड HNO3, क्योंकि फिनोल में भी रिंग काफी ज्यादा एक्टिवेट हुई होती है, तो सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 अटैच होकर हमें पिक्रिक एसिड मिल जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। फिर आया था हमारे पास प्रोपेनोन को हमने चेंज करना है, 2 पर मिथाइल भी जुड़ा हो और अल्कोहल भी बन जाए, तो एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा चाहिए यहाँ पर, तो हमने CH3 MgBr ऐड किया, यहाँ पर CH3 जुड़ेगा, यहाँ पर MgBr जुड़ेगा, ठीक है। बाद में हमने इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा दी, तो MgBr हटकर यहाँ पर H अटैच हो जाएगा, तो हमें ये अल्कोहल मिल जाएगी। ठीक है भी, सिंपल है। तो आगे सी पार्ट फिनोल टू एनीसोल, तो हमने क्या किया कि इसमें NaOH ऐड किया, यहाँ पर Na जुड़ गया, ठीक है, तो हमें सोडियम फिनोक्साइड मिला पहले, तो इसमें हमने ऐड कर दिया CH3I, तो CH3I ऐड करेंगे, तो क्या होगा कि NaI अलग निकल जाएंगे और ये ऑक्सीजन के साथ हमारा CH3 अटैच होकर ये चीज बन जाएगी, एनिसोल बन जाएगा, ठीक है। सो इसके बाद आखिरी थी प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ओल, तो हमें यहाँ पर करवानी थी प्रोपीन की हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, तो हमने यहाँ पर B2H6 ऐड करने, ठीक है, डाइबोरेन, तो ये है हमारी डाइबोरेन। अगले स्टेप में हमने यहाँ पर ऐड किया होता है कि अल्केलाइन H2O2, ठीक है, अल्केलाइन यानी कि बेस की प्रेजेंस में H2O2 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके साथ OH जुड़ेगा और दूसरे कार्बन के साथ हमारा हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो यहाँ से हमें प्रोपेन 1 ओल मिल जाएगा। अगर आपको प्रोपेन 2 ओल बनाना होता तो आप लोग सिंपल H पॉजिटिव की सिंपल एसिड की प्रेजेंस में आप लोग H2O ऐड कर देते, तो आपका प्रोपेन 2 ओल इजिली बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एंटी मार्कोनिकोव के रूल के अकॉर्डिंग ओ जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके साथ हमें OH जोड़ना था, तो हमें हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन को यूज करना पड़ता है, ठीक है भी। तो आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फिजिबल, इनमें से कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, ठीक है। यहाँ पर है हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड दिस इज दी 3rd डिग्री सोडियम अल्कोक्साइड, तो ये दोनों जुड़कर ईथर बना रहे हैं। फिर है हमारा 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड प्राइमरी जो हमारा सोडियम अल्कोक्साइड, ये भी दोनों जुड़कर ईथर बना रहे हैं। अब देखिए अगर आप लोगों ने ये रिएक्शंस रीड की थी, तो वहां पर हमने रूल देखा था कि अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी ऑलवेज, अगर 3rd डिग्री होगा तो वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर कर अल्कीन बना देगा, हमने अभी अभी एक रिएक्शन में सोल्व किया था। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है कि अगर तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो वो सोडियम अल्कोक्साइड के साथ विलियमसन सिंथेसिस में ईथर्स बनाएगा। अगर हमारे पास है 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड तो वो यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के साथ अल्कीन्स बनाएगा।
सो ये तो हो नहीं सकता। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फिजिबल, सो ए इज द फिजिबल रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने इसका आंसर बता देना है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो हमने क्या देखा है कि अल्कोहल्स को एसिड की प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पर हीट करेंगे एक्सेस ऑफ अल्कोहल को, तो क्या बनेगा, ईथर्स बन जाएंगे। तो ईथर्स बनाने के लिए मैकेनिज्म क्या है, इससे पहले हमने मैकेनिज्म किया था डिहाइड्रेशन वाला। ठीक है, तो ये भी कुछ वैसा ही है, एक दो स्टेप तो सेम रहेंगे, एक दो स्टेप इसमें चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा सेम है कि अल्कोहल का जो OH है उस ऑक्सीजन के साथ H पॉजिटिव जुड़कर प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगी। अब देखिए, प्रोटोनेटेड अल्कोहल जब अपना H2O लॉस कर कर कार्बोकटायन बना रही थी, तो इसमें क्या होगा कि SN2 अटैक हो जाएगा दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने एक्सेस ऑफ अल्कोहल यूज की है। तो दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल इसके अल्काइल ग्रुप पर अटैक कर कर इसको अपने साथ जोड़ लेगा और H2O यहाँ से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन के साथ ये CH2 CH3 अटैच हो गया और यहाँ से हमें एक ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बस, बाकी ईथर ऑलमोस्ट फॉर्म हो चुका है। तो ये चीज बाद में अपने आप को स्टेबल करने के लिए H पॉजिटिव यहाँ से लॉस कर देगी अपना, तो यहाँ से हमें ईथर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप लोग प्राइमरी अल्कोहल्स को लो टेम्परेचर पर एसिड की प्रेजेंस पर हीट कर कर ईथर्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं। क्लियर है अभी? तो हमारे दो मैकेनिज्म, हमारे यहाँ पर तीन मैकेनिज्म हो गए। हमने SN1 भी इसी वीडियो में किया था पहले। वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल वाइल पैरानाइट्रोफिनोल इज नॉट। मतलब क्या है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, पैरानाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसका रीजन है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में क्या बन जाता है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, बट पैरानाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड आप लोगों को इसको जरूर करना चाहिए। सो दिस इज द फिनोल, अगर हम ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ पर NO2 अटैच कर देते हैं मान लीजिए। ठीक है, सो दिस इज द ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड मोलिक्यूल के अंदर ही बना लेते हैं। इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर। और अगर हम लोग यहाँ पर पैरानाइट्रोफिनोल की बात करें तो उसमें क्या होगा कि दो डिफरेंट मोलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, जिसके कारण के बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये एक है मोलिक्यूल, ऐसा ही यहाँ पर जो दूसरा मोलिक्यूल होगा, ठीक है, तो उसका जो ऑक्सीजन है वो दूसरे मोलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन करता है, तो यहाँ पर बनता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सो दिस इज द इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसलिए पैरानाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसके कारण के बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और वो स्टीम वोलेटाइल नहीं रहता। क्लियर है अभी? तो ऐसे छोटे छोटे रीजनिंग प्रॉब्लम्स आप लोगों ने याद रखने हैं। तो आगे चलते हैं। What happens when anisole is reacted with the CH3Cl in the presence of anhydrous aluminum chloride? This is the Friedel-Crafts alkylation. Phenol is oxidized with this one sodium dichromate in the presence of acid, इससे बनेगी बेंजोक्विनोन। और थर्ड डिग्री अल्कोहल इज हीटेड विद द कॉपर एट 573 डिहाइड्रोजिनेशन। इसमें क्या होता है, अल्कीन हमें मिल जाता है, क्योंकि थर्ड डिग्री है। अगर प्राइमरी या सेकेंडरी होते तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स मिलते। तो रिएक्शंस हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले एनीसोल में हमने ऐड किया है मिथाइल क्लोराइड, तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर CH3 को जोड़ेगा, दोनों प्रोडक्ट में से ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट की अल्काइलेशन रिएक्शन। तो फिनोल की हमने ऑक्सीडेशन की है विद सोडियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, दिस इज द बेंजोक्विनोन। तो फिर थर्ड डिग्री अल्कोहल को हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन, तो इसमें से H2O बाहर निकलेगा, इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, यहाँ से OH जाएगा और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन गया, तो यहाँ पर CH2 के साथ हमें एक अल्कीन मिल जाएगा। क्लियर है अभी? तो ये था आपका चैप्टर अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स।